Hello and welcome to my channel Humanity is my life। आज हम लोग करेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद नोट्स। उस नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ से। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ जो चैप्टर है वो एक जगह के घूमता रहता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वो जो सिटी लाइफ है वो बिगिन हुई थी मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया का वर्ड की मीनिंग होती है द लैंड बिटवीन टू रिवर, द लैंड बिटवीन टू रिवर एंड द टू रिवर्स वर रिवर टिग्रिस एंड रिवर यूफ्रेट्स। रिवर यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में ये बनी हुई थी, इसलिए इसे बोला जाता है। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो अपनी प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ और बहुत ही रिच और बहुत ही गहरे लिटरेचर के लिए मानी जाती थी। वो अपने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी इसके लिए भी जानी जाती थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसे हम लोग क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। वहाँ पे एडवांसमेंट, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस थी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 1850 से चालू हुआ था। और बाइबल में एक जगह का नाम मेंशन है, सिमर, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन्ड है, जिसकी वजह से जो यूरोपियंस हैं वो मेसोपोटामिया को उसे अपनी एंसेस्टर लैंड मानते हैं। वहाँ पे एक स्टोरी बहुत फेमस है कि वहाँ पे भगवान ने एक आदमी को कहा जिसका नाम नोआ था कि वो एक आर्च बनाए। आर्च का मतलब होता है कि एक नाव बनाए जिसमें वो हर एक प्रजाति के लोगों को, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसमें हर एक टाइप के लोगों को डालें और उनको सरवाइव कर सकें वो रेनफॉल को। और उस रेनफॉल से एक फ्लड आई जिसमें ज़्यादातर जो फॉलो नहीं करते थे भगवान के रूल्स को, उन सबको मार दिया गया। और जो नोहा था उसने फिर उनके गॉड के रूल्स और रेगुलेशन को बहुत मानता था, इसलिए उसने वो बोट बनाई। उसमें हर तरह के लोगों को रखा उसने, इंसानों को भी और जानवरों को भी। अब जो मेसोपोटामिया है वो मॉडर्न डे इराक में सिचुएटेड है। और इससे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग को दो टाइप के सोर्सेज से मिलती है। एक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड दो टाइप के सोर्सेज से मिलती है। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है लिटरेरी सोर्स। एपिक ऑफ गिलगमेश जो है वो लिटरेरी सोर्स में आएगा, जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जिगुरैट्स जो भी ओर में फाउंड हुए थे वो सब आएंगे। और जो भी सील्स हमें मिलते हैं, क्ले टैबलेट जो मिलते हैं, जितनी भी एपिक्स मिलती हैं, सब कुछ इसी के अंदर आएगी। वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी साइट्स थी जैसे एरिडू, उरुक, लगेश, किस, मारी, उर। इन सब के बीच में उर जो थी वो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी। वहाँ पे वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सैक्रेड एरिया, वॉल्ड एरिया और आउटर टाउन। सैक्रेड एरिया जो था वो कंसिस्ट करता था टावर्स जिनको हम लोग जिगोरैट्स कहते हैं, जिसके टॉप में सिचुएटेड होता था एक टेम्पल जो कि होते थे वो उस सिटी के गॉड। और वॉल्ड एरिया में और आउटर टाउन जो था वो रेसिडेंशियल एरिया था। वहाँ पे हाउसेस थे जो कि ब्रिक्स के बने हुए थे। वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो रूरल इन नेचर थी वो 1100 BCE में स्टैब्लिश हुई थी असीरियन में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन रूरल इन नेचर थी, मतलब वो थोड़े गांव देहात टाइप में की थी। फिर उसके बाद जो असीरियंस थे उन्होंने अपना स्टैब्लिश किया एम्पायर 1100 BCE में नॉर्थ में। और जो नॉर्थन एरिया था वो कहलाने लगा असीरिया।
इसको हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया जो लैंड है वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में है। जो नॉर्थन एरिया था, ये वाला एरिया, यहाँ पे असीरियन से इस्टेब्लिश किया और इस एरिया को असीरिया कहलाया गया। असीरिया कहलाया गया। फिर और जो एरिया है वो असीरिया कहलाया। जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वो थी सुमेरियन लैंग्वेज, जो कि रिप्लेस हुई थी अकेडियन लैंग्वेज के से। और अकेडियन लैंग्वेज से कब रिप्लेस हुई थी? 2400 BCE में। अच्छा, तो BCE और CE के बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। BCE उसे कहते हैं जो बिफोर क्राइस्ट का एरा था, यानी क्राइस्ट के जन्म होने से पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा। और CE होता है क्राइस्ट एरा, या फिर जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म होने के बाद से। जब जो 24 BCE में अकेडियन स्पीकर वहाँ पे अराइव किए, तब वहाँ पे अकेडियन बोली जाने लगी। और वो स्पोकन की, वो तब तक बोली गई जब तक अलेक्जेंडर का टाइम था, यानी 367 से लेके ऐसी कोई टाइम पीरियड है। फिर 1400 BCE में अरामाइक लैंग्वेज जो है, जो कि हेब्रू लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती लैंग्वेज है, उससे वो अरामाइक लैंग्वेज आ गई, जो कि हेब्रू लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है। और वो वाइडली स्पोकन हुई इराक में 1000 BCE के लगभग। और वो इराक में के कुछ पार्ट्स में अभी भी बोली जाती है। आर्कियोलॉजिकल जो हमारे यूरोपियंस थे वो इसे एंसेस्टर लैंड मानते थे। हम लोग ने इसे पहले भी देखा। तो आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजी थी या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस थे वो मेसोपोटामिया में 1840s में स्टार्ट हुए थे। और उरुक और मारी जो दो सिटीज़ थीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थीं एक्सकेवेशन के लिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन के लिए। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करके जो भी चीज़ें हम लोग निकालते हैं उसको कहते हैं। और ये कंटिन्यू हुई थी डिकेड्स तक। थाउजेंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे, स्टैचूज मिले थे, सील्स मिली थी, ज्वेलरीज मिली थी, ग्रेव्स मिले थे, क्ले टैबलेट मिले थे, ये सब। क्ले टैबलेट के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्रेव्स, टूल्स, ज्वेलरी, ये सब हम लोग को आगे अभी मिलेगा, तो उसको हम लोग आगे बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। फिर मेसोपोटामियन जो थी वो यूरोपियन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसका रेफरेंस था बाइबल में। और बाइबल के किस सेगमेंट में? ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल थी उसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं द बुक ऑफ जेनेसिस, जिसमें हम लोग को एक सिटी का नाम दिया गया था सिमर, जिसका मीनिंग था सुमर, एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्टेड सिटीज। यानी वो जो सिमर थी वो पत्थरों से बनी हुई सिटी थी, मड ब्रिक्स। और जो पत्थर थे वो मिट्टी के पत्थर थे। और स्कॉलर्स जो थे यूरोप के, वो उसको एंसेस्ट्रल लैंड कहते थे। अब इस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने यूरोपियन आर्कोलॉजिकल और यूरोपियन म्यूजियम्स को फंड देना शुरू किया कि आप जाइए मेसोपोटामिया में उस एक एपिक को ढूंढिए, एक ऐसी एपिक को ढूंढिए कि जो कि एक क्ले टैबलेट में हो, और वो क्ले टैबलेट ये हम लोगों को बताता हो कि हाँ, वहाँ पे नोआ वाली जो हमने स्टोरी पहले सुनी थी वही स्टोरी वहाँ पे घटी थी। फिर मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में हम लोग जानते हैं। मेसोपोटामिया जो है वो बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट का लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट है, जिसके नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन वेवी प्लेन्स थे। ग्रीन वेवी प्लेन्स थे जो कि राइज करते थे, जो कि आगे चल के ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस में विद क्लियर स्ट्रीम, बिल्कुल सही साफ सुथरी स्ट्रीम्स के साथ और वाइल्ड फ्लावर्स के साथ वो जुड़ जाते थे। मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर बिगिन हुआ था 7000 और 6000 BCE के आसपास बीच में। और नॉर्थ में, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, वहाँ पे स्ट्रेच ऑफ हिली लैंड था जिसे हम लोग स्टेपीज कहते थे।
और जहाँ पे एनिमल्स जो थे वो एनिमल हर्डिंग बहुत ऑफर करती थी, ये बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे घास फूस थी, तो वो जितने भी वो लोग कैटल्स या फिर सीप्स और गोट्स को चराने आते थे, वहाँ पे वो लोग वो खाते थे। और ईस्ट में जो था वहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर टिग्रिस थी, जो कि कम्युनिकेशन करने में ईरान के माउंटेन्स से कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती थी। साउथ में डेजर्ट था, जहाँ पे पहली सिटीज़ और राइटिंग इमर्ज हुई थी। जो रिवर यूफ्रेट्स है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ में, और ओरिजिन जो होता है, जब वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ में, तो वहाँ पे जो हम लोग ने देखा कि वहाँ पे नॉर्थ में वेवी प्लेन्स हैं, स्ट्रेच ऑफ हिली लैंड है, यानी स्टेपीज है। स्टेपीज मतलब ग्रासलैंड है, ये सब है। तो वहाँ से वो बहुत सारी फाइन मड और सिल्ट को लेके आती है, और जो कि डिपॉजिट होती है डेजर्ट के रीजन में। और जब वो फ्लड आता है या फिर फ्लड आता है या फिर पानी किसी तरीके से उस लैंड में चला जाता है, तो वो जो फर्टाइल सिल्ट है या फिर फाइन मड है, वो डिपॉजिट हो जाती थी उस लैंड पे। और उसकी वजह से इसी की वजह से वहाँ पे डेजर्ट का एरिया जो था वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरीके, बाकी रीजन से ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करता था, जो कि यूफ्रेट्स रिवर के आसपास थे। सिर्फ वहाँ पे एग्रीकल्चर ही नहीं फॉलो होता था, वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी फॉलो होती थी। जैसे कि हमने देखा कि स्टीपीज में वो जाके चलते थे, तो वहाँ पे सीप्स गोट्स इनके बहुत किया जाता था, बहुत अच्छे से पाला पोषण एनिमल हस्बेंड्री होती थी, एक तरीके से बोल सकते हैं। वहाँ पे मिल्क मीट वूल लार्ज स्केल में होता था, और वो ग्रेस करते थे स्टेपीज पे। जैसे कि हम लोग ने देखा ही, स्टेपीज क्या थे, घासलैंड। और वहाँ पे रिवर्स की वजह से, जैसे कि वहाँ पे यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर थी, उसकी वजह से वहाँ पे फिश जो थी वो ऑल सीजन अवेलेबल रहती थी। और जो डेट पाम्स के ट्रीज थे, उससे उनको डेट्स मिल जाते थे गर्मियों में खाने के लिए। अब मेसोपोटामिया में जैसे कि हमने ने देखा कि वो गुड तो था, वो एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो मिनरल प्रोड्यूस में पीछे रह जाता था, मतलब लैक करता था। तो वो मिनरल्स को क्या करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है वो आप जाके बाहर से खरीदेंगे। तो उसी की तरह मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो जाते थे बाहर, और बाहर जाते थे, जैसे कि ईरान हो गया, गल्फ स्ट्रीम्स हो गई, गल्फ्स अक्रॉस द गल्फ्स, और ऐसी जगह जा जाके वो क्या कहते हैं मिनरल रिसोर्सेस लेके आया करते थे। मेसोपोटामिया जो था वो फूड रिसोर्सेस में रिच था, और मिनरल रिसोर्सेस में लैक करता था। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो साउथर्न रीजन का था मेसोपोटामिया का, वो लैक करता था टूल्स में, सील्स में और ज्वेलरी में। यानी कि एक तरीके से वो स्टोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर बनाने के बात आ जाए, या स्टोन से रिलेटेड कोई भी यूज़ का हो, तो उसमें वो लैक बिहाइंड करता था, वहाँ पे स्टोन्स नहीं थी। तो एंशियंट मेसोपोटामिया में तो वो इन सब चीज़ों को ट्रेड करता था अबंडेंट ऑफ टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड सिल्वर टिन, या फिर ईरान और तुर्की से। और इट इज़ बिकॉज दिस रीजन हैड मिनरल रिसोर्सेज बट लैक्ड इन, जो ईरान था, जो तुर्की था, या फिर अक्रॉस द गल्फ स्ट्रीम्स जो थी, ये सब लैक करते थे मिनरल रिसोर्सेज में। मिनरल रिसोर्सेज में जब वो लैक करते थे, तो मतलब वो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत अबंडेंट है क्वांटिटी में, तुर्की और ईरान में बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में मिनरल रिसोर्सेज थे, और मेसोपोटामिया लैक करता था मिनरल रिसोर्सेज के लिए। और वहीं पे ईरान तुर्की और जो गल्फ स्ट्रीम के आसपास जो सिचुएटेड थे, वो सब लैक करते थे एग्रीकल्चरल थिंग्स पे। जैसे कि उनको चाहिए, कोई भी चीज़ ले लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे उन्हें वीट चाहिए, तो वो ये सब मेसोपोटामिया से लेते थे, और इन रिटर्न वो गोल्ड सिल्वर टिन वो दे देते थे मेसोपोटामिया को। और ये जो इसका रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड जो होता था कि हाँ हम लोग ने इतना सामान लिया, हम लोग ने 25 ग्राम ऑफ गोल्ड लिया, 50 ग्राम ऑफ सिल्वर लिया, और 25 kg ऑफ टिन लिया,
अब ये सब चीज़ें ये लोग रिकॉर्ड कैसे करते थे कि हाँ कितना लिया, किससे एक्सचेंज किया और किस चीज़ पे, ऑब्वियस सी बात है वो कहीं पे लिख के रखते होंगे। और उस चीज़ को लिख के रखने के लिए वो क्ले टैबलेट वहाँ पे होते थे और क्ले टैबलेट में वो लोग लिखा करते थे। जो डिस्कवर और इसका क्या कहते हैं, मेसोपोटामियन ट्रेड का हम लोग को एक एग्जांपल ये भी है कि इंडस सिविलाइजेशन में जो इंडस सील्स होती थी वो हम लोगों को मेसोपोटामिया में मिली, और जो मेसोपोटामियन सील्स थी वो इंडस वैली में मिली। जो कि ये हम लोग को बहुत अच्छे से प्रूव कर देता है कि जो मेसोपोटामिया और इंडस के बीच में एक तरीके से ट्रेड एग्जिस्ट करता था, और यही सिविलाइजेशन कैनाल्स और नेचुरल कैनाल्स के थ्रू एंशिएंट मेसोपोटामिया में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करती थी। ये सारी चीज़ें जो भी ट्रेड का रिलेटेड सामान था वो नेचुरल कैनाल्स और कैनाल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हुआ होता था बिटवीन द सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स मतलब जो भी क्या कहते हैं नदी के किनारे, यूफ्रेट और तिग्रिस नदी के किनारे या फिर कोई और नदी के किनारे जो भी सिचुएटेड विलेजेस थे या फिर टाउन्स थे उनको वहाँ से मिलता था। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में। जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट था वह रिटन लिखा गया था 32 BCE में, जो कि कंटेन करता था पिक्चर्स लाइक साइंस एंड सिंबल्स। और वहाँ पे और वो बहुत सारी मोर देन हंड्रेड्स में थे, 5000 सिंबल्स से ज़्यादा थे। और ये क्या बने होते थे, उसमें ऑक्सेंस बने होते थे, फिश होते थे, ब्रेड्स बने होते थे, लोव्स बने होते थे, जो कि हम लोगों को ये बताते कि हाँ वहाँ पे ऑक्सेन, ब्रेड, लोव्स, फिश इन सब का भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता था या फिर एक्सचेंज होता था। राइटिंग जो बिगिन हुई थी वो सोसाइटी की नीड बिगिन हुई थी, जब सोसाइटी को ये लगा कि हाँ हम लोग को जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम लोग को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तो वहाँ पे सिटी में लाइफ में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस से जो भी पीपल इन्वॉल्व होते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स को लेते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स का एक्सचेंज होता था, उन सब चीज़ों को हम लोग उन सब चीज़ों का एक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए उसका, जैसे कि हम लोग अपने घर पे अगर ये आपने देखा होगा जो भी हम लोग घर का सामान लेने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को बिल मिलता है, और वो बिल जो होता है वो एक पेपर में रहता है। उस टाइम पे पेपर तो इन्वेंट हुआ नहीं था, इसलिए पेपर की जगह वो लोग क्ले पे लिखते थे, और उस क्ले टैबलेट को स्क्राइब लिखा करते थे। और स्क्राइब कैसे लिखते थे? स्क्राइब पहले एक क्ले को गीला कर लेते थे, फिर उसको अपने एक ऐसे कंफर्ट एक ऐसे मोल्ड पे जाके मोल्ड कर देते थे उस साइज में जिससे हम लोग उसको पकड़ सकें, उसका कंफर्टेबली वो लोग होल्ड कर सकें। इस साइज में वो लोग अपने बना लेते थे। उसके बाद जो उसकी सरफेस थी उसको आराम से बिल्कुल स्मूथन कर लिया जाता था विथ शार्प एंड ऑफ अ रीड लाइक रीड। एक रीड जो होता था, एक पतला सी एक डंडी होती थी जिसको वो यूज़ करते थे लिखने के लिए क्ले टाइप पे। और रीड कट क्या होता है, वो एक तरीके से वो पेंसिल टाइप की होती है, लेकिन जो एज होता है उसका वो एक बहुत शार्प एज होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो कैसे लिखते थे, तो वो लिखते थे क्यूनिफॉर्म शेप में। और क्यूनिफॉर्म शेप का मतलब होता है वेज शेप। वेज शेप साइंस में वो लिखते थे। तो वो क्या करते थे, पहले स्क्राइब ले जाते थे, गीली मिट्टी वेट क्ले ले जाते थे, उसके बाद उसको एक कंफर्टेबली होल्ड कर सके उसमें पैट कर लेते थे, उस साइज में पैट कर लेते थे, मतलब आराम से वो ले जा सके। उसके बाद रीड लाइक एक स्टेम से उसमें वेज शेप प्रेस कर देते थे, वेज शेप साइंस बना देते थे। और उसके बाद उसको उसमें वो तभी लिखते थे जब तक वो मॉइस्ट है। अगर एक बार वो ड्राई हो गई, अगर वो एक बार ड्राई कर दिया गया सन में या फिर वो अपने आप ड्राई हो गई एक बार, तो वो बहुत हार्ड हो जाती थी और वो टैबलेट जो था वो इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाता था। 2600 BCE तक जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन बन गई, और पैटर्न जो था वो यूनिफॉर्म ही रहा। लेकिन
By this time, by this time, uh, huh. By this time, writing was now used not only for recording transaction. 2600 BCE तक राइटिंग को सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, उसको डिक्शनरीज बनाने के लिए, लीगल वैलिडिटी, लैंड को लीगल वैलिडिटी देने के लिए, नरेट करने के लिए डीड्स ऑफ द किंग्स, यानी किंग्स जो भी बहुत अच्छे काम किए हों या फिर बहुत खास काम किए हो, जैसे किसी राजा ने किसी शेर को हाथ से मार डाला, तो उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ होता था। अगर कोई लॉ चेंज हो रहा है तो उसको भी उसी में रिकॉर्ड किया जाता था। तो सुमेरियन जो थे वो अर्लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, और ग्रेजुअली रिप्लेस हो गई थी अकेडियन से 2400 BCE में। और यूनिफॉर्म राइटिंग थी टिल 100 CE तक, यानी 100 CE का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेंचुरी तक जो यूनिफॉर्म राइटिंग थी वो कंटिन्यू की। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे लिटरेसी पे। जो लिटरेसी थी, जो जितने भी वेरी फ्यू पीपल्स, बहुत कम लोग थे मेसोपोटामिया में जो पढ़ या लिख सकते थे। वहाँ पे 100 ऑफ साइंस और सिंबल्स थे, और जो मेजॉरिटी ऑफ साइंस और सिंबल्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, और राइटिंग जो रिफ्लेक्ट करती थी वो मोड ऑफ स्पीकिंग रिफ्लेक्ट करती थी। और रीडिंग और राइटिंग जो थी वो एक तरीके से उस टाइम पे बहुत प्रिवलेंट नहीं थी, और इसीलिए उस टाइम पे ये राइटिंग और राइटिंग जो थी वो बहुत कम यूज़ भी होती थी। अगर कोई किंग उस टाइम पे ये देखता था कि हाँ वो पढ़ या लिख सकता है, तो वो ये इंश्योर करता था, वो ये हर हालत में लिखवा देता था अपने किसी एक एपिक में या तो किसी एक टैबलेट में, क्ले टैबलेट में, कि हाँ ये किंग पढ़ना लिखना जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 100 ऑफ साइंस और सिंबल्स थे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, और जो मेजॉरिटी थी वो कॉम्प्लेक्स थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड कैसी थी। रीड ऐसी हुआ करती थी, ऊपर से बिल्कुल चौकोर, और उसके बाद नीचे आके ट्रायंगुलर शेप में। हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म के शेप को ऐसे होता था। रुकिए हम आपको ये यूनिफॉर्म शेप ऐसे होता था, वेज शेप एक तरीके से। ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर, ये सब का यूज़ करके ये लोग अपनी डिस्क्रिप्शन दिया करते थे। अब हम लोग ये देखेंगे यूजेस ऑफ राइटिंग के बारे में। जो कनेक्शन था सिटी लाइफ का वो ट्रेड के थ्रू ही, ट्रेड और राइटिंग के थ्रू ही। लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम एनमार्कर जो थे, किन एनमार्कर, उन्होंने एक सुमेरियन एपिक की थी, जो कि सुमेरियन एपिक लिखवाई थी। अब और उसी को हम लोग कहते हैं एपिक। एक लॉन्ग सुमेरियन एपिक में ट्रेड और राइटिंग के बारे में बताया था उन्होंने। और जो किंग एंगमर्कर थे वही अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक थे, फर्स्ट। एंगमर्कर एसोसिएटेड थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड इन सुमर। जो मेसोपोटामिया में सिस्टम ऑफ राइटिंग हुआ था वो इस्टेब्लिश हुआ था किंगशिप के द्वारा। दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय किंगशिप। वहाँ पे एनमर्कर को एक बार प्रेशियस स्टोन चाहिए था, लैपियस लजूली। तो उन्होंने अफगानिस्तान के किंग से ये मांगा, तो उन्होंने अपना एक स्लेव को भेजा। ऑब्वियस सी बात है वो खुद तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने अपने स्लेव को भेजा। अब वो स्लेव गया तो वो इतनी दूर था अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से, तो वो जाते जाते कई लोगों से मिला, कहीं पे खाना खाने रुका, कहीं पे पानी पीने रुका। उसकी वजह से वो कई चीज़ें भूल जाता था, तो वो लैपलेस लजूली की जगह कुछ और बोल के कुछ और लेके आता था। तो वो अब एनवार्कर ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उस टाइम पे पहली बार एनवार्कर ने एक मिट्टी ली, उस मिट्टी में उसको थोड़ा गीला किया और उस पर लिख दिया लैपलेस लजूली। और उसके बाद वो जो स्लेव था वो उसको ले गया और अफगानिस्तान के जो किंग थे उनको जाके दे दिया। और उससे को जब किंग ने पढ़ा कि हाँ उन्हें लैपलेस लजूली चाहिए, तो उन्होंने उस चीज़ को उसको दिया और उसके बाद हुआ। तो ऐसे पहली बार
मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था किंगशिप के द्वारा, और ट्रेड भी उसी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, किंगशिप के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया। साउथर्न मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन कैसा था, अब हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो सिटी लाइफ थी, ये वो 5000 BCE में सेटलमेंट वहाँ पे बिगिन हुआ था साउथर्न मेसोपोटामिया में। अर्ली सेटलर्स जो थे उन्होंने बिल्ड किए थे टेम्पल्स को बहुत सेलेक्टेड प्लेसेस में इन देयर टाउन्स के बहुत सेलेक्टेड प्लेसेस में उस इस्टेब्लिश किया था टेम्पल्स को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्लीस्ट जो हम लोग का अर्लीस्ट नोन टेम्पल था वो स्मॉल साइन था, मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स से बना था। ये अर्लीस्ट नोन टेम्पल जो था वो 5000 BCE में मेड हुआ था या फिर फाउंड हुआ था। वहाँ पे ओवन था, एंट्रेंस ऐसे था, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद जो टेम्पल थे वो रेसिडेंस हुआ करते थे वेरियस गॉड्स के, और जैसे कि मून गॉड ऑफ उर में हम लोग ने जैसे देखा था कि एक अलग अलग टाइप के थे, जैसे कि हम दिखा देते हैं कहाँ पे हम लोग ने देखा था। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि मारी और बहुत इम्पोर्टेंट थे, और बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट था। तो और के 3 एरियाज में था, सैक्रेड वॉल्ड एरिया और आउटर टाउन में। तो सैक्रेड एरिया में हम लोग को याद है कि हाँ जिगुरैट्स होते थे, और उसी जिगुरैट्स के ऊपर हमारे ये टेम्पल सिचुएटेड हुए होते थे। और टेम्पल्स क्या होते थे, रेसिडेंस ऑफ, एक मिनट, टेम्पल्स जो होते थे वो रेसिडेंस होते थे ये गॉड्स के। और मून गॉड ऑफ यानी ओर में मून गॉड को बहुत ही माना जाता था, उनकी वर्शिप होती थी। इनाना 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 जो थे वो गॉडेस थे लव एंड वॉर के। और और धीरे धीरे जो टेम्पल्स थे वो बड़े होते गए, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे टेम्पल्स बड़े हुए। वो सर्वरल रूम्स के साथ हो गए, वेरियस एक्टिविटी वेरियस वहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ फॉलो होती थी, जैसे कि वहाँ पे लार्ज ओपन कोर्टयार्ड के बीच में बनते थे। तो जैसे टाइम बीता टेम्पल बड़े हुए तो कई सारे रूम्स बने, और रूम्स जो होते थे वो ओपन कोर्टयार्ड के चारों ओर बनते थे। और जो लोग होते थे वो गॉड के लिए ग्रेन्स फिश और कर्ड को ऑफर करते थे एज अ गिफ्ट। और जो गॉड होते थे वो थ्योरेटिकल ओनर होते थे उनके एग्रीकल्चरल फील्ड के, फिशरीज यानी कि जहाँ पे फिशेस को पाला पोसा जाता है, हर्ट्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, हर्ट्स यानी कि जो भी उनका एनिमल हस्बेंड्री है उसको भी। और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें प्रोसेस की जाती थी, जैसे कि ऑयल प्रोसेसिंग होती थी, ग्रेन ग्राइंडिंग होती थी, स्पिनिंग होता था, वेयरिंग ऑफ वूलन कोट होता था, स्पिनिंग और वेयरिंग ऑफ वूलन कोट क्लोथ्स। और वहाँ ये सब चीज़ें टेम्पल्स के अंदर होती थी। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से टेम्पल जो था एक सेंटर ऑफ बन गया था कई सारी एक्टिविटीज़ का। और वो एक्टिविटीज़ और भी इन सिर्फ यही एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, इसके अलावा भी कई एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि सेंटर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन, employer of merchant, keeper of written record, and distribution and allotment of grains, plugging of animal, bread, beer, fish। यानी कि वो ऑर्गेनाइज करते थे जो भी प्रोडक्शन होता था, मर्चेंट्स को एम्प्लॉय करते थे, मतलब उनको जॉब देते थे कि वो रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन्स का, वो एनिमल प्लगिंग करते थे। वहाँ पे ब्रेड फिश ये सब भी होता है, ब्रेड बियर फिश ये सब भी, इन सब का भी रिकॉर्ड रखा जाता था। फिर जो टेम्पल्स थे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुए, और वो एक्टिविटीज़ कई सारी एक्टिविटीज़ को
फॉलो करते थे, जिसकी वजह से वो एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूट बन गए, और जब वहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर कोई भी सिविलाइजेशन है या फिर कोई भी एम्पायर है, तो उसके वो ऑब्वियस सी बात है कि अपना राजपाट बढ़ाने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करेगी, कोई ना कोई वॉर करेगी। जब ऐसे वॉर होते थे, उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर होने लगे, और उस रीजन के जो रूलर थे वो बहुत विक्टोरियस बन गए, और वो प्रिजनर्स को स्लेव्स बना के रखने लगे। जो भी डिफीटेड ग्रुप था या फिर डिफीटेड ग्रुप होता था, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने रोमन एम्पायर से लड़ा, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ एग्जांपल है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने रोमन एम्पायर से लड़ाई की और रोमन एम्पायर हार गई। तो मेसोपोटामियन के जो भी सिविलाइजेशन के जो भी एम्पायर होगा, मान लेते हैं एनमर्कर अगर रोमन एम्पायर के किसी को भी हराया, जैसे मान लेते हैं हम लोग जूलियस सीजर को हराया। अगर जूलियस सीजर को हराया तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो डिफीटेड ग्रुप था, उनके लोगों को वो स्लेव्स और सर्वेंट बना लेते थे, और उन जो चीफ होते थे वो विक्टोरियस, जो भी चीफ होते थे जीते हुए, वो प्रीसियस जेम्स, वो सब गॉड को एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे देते थे, और टेम्पल्स को दे दिया करते थे कि वो और अपने टेम्पल को और खूबसूरत बनाए। और एक तरीके से ये और वो एक तरीके से वो इसलिए करते थे कि उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी कि हाँ, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना है। और जो ये लोग होते थे वो अपने लोगों को सेंड करते थे अलग अलग जगह पे मेटल्स को लेने के लिए। जैसे कि हम लोग ने देखा था लैपलेस लजूली को लिए एनमर्कर ने भेजा था अफगानिस्तान में, तो वैसे ही जो किंग्स होते थे वो भेजते थे, और टेम्पल्स को फिर वही चीज़ें, जैसे कोई भी प्रीसियस ब्यूटी आई उसको टेम्पल्स को दे देते थे। चैट पे जो क्वेश्चन है तो जो वॉर कैप्टिव्स होते थे वो लोकल पीपल होते थे, जो पुट करते लोकल पीपल होते थे, और वो काम करते थे टेम्पल्स में, और वो काम करते थे टेम्पल्स में। और वो कितने दिनों तक काम, एक हम लोगों को एस्टिमेट है कि अब 1500 लोगों ने वर्क किया था 10 घंटे 5 साल तक, कि एक टेम्पल बन जाए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम लास्ट में आंसर देंगे। हमको भी चाहिए सर। अब लाइफ इन द सिटी, हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटी, द रूलिंग सिटी। जो रूलिंग सिटी होती थी वो मेजर शेयर करती थी वेल्थ का, जैसे कि मेसोपोटामियन सिटीज़ में, इन अब हम लोग देखेंगे सिटी लाइफ कैसी होती थी मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली को फॉलो किया था। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि एक छोटी सी फैमिली जिसमें उसके पेरेंट्स हों, उनके बच्चे हों, यानी माता पिता बच्चे, बस इतने ही लोग होते थे। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती थी उसमें का जो हेड ऑफ द फैमिली होता था वो फादर होता था। और हम लोगों को बहुत कम पता है उनके मैरिज के बारे में, मेसोपोटामियन सोसाइटी के मैरिज के बारे में। हम लोगों को एक डिक्लेरेशन हमें पता है अबाउट द विलिंगनेस, अ डिक्लेरेशन वॉज मेड, एक डिक्लेरेशन की जाती थी कि हाँ, हम लोगों को मैरिज करनी है। पेरेंट्स अगर कंसेंट करते हैं दोनों साइड के, तो गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, ऑफरिंग मेड की जाती थी टेम्पल्स में, मतलब दोनों गिफ्ट, दोनों साइड की, जैसे लड़के वालों और लड़के वालों की तरफ से गिफ्ट एक्सचेंज होते थे। फिर ऑफरिंग की जाती थी टेम्पल्स में जाके वो लोग देते थे, अलग अलग गिफ्ट्स देते थे। और ब्राइड जो थे वो शेयर्स इनहेरिट करती थी फादर्स की प्रॉपर्टी में, कोई शेयर नहीं रहता था उनका। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कोई शेयर नहीं था कि हाँ, आपको जैसे आज के ज़माने में होता है कि हाँ, जो वुमेन्स हैं या फिर कोई डॉटर है किसी फादर की, उनको आजकल मिल जाता है शेयर उनकी प्रॉपर्टी में,
लेकिन उस टाइम पे उनकी प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलता था। सिर्फ शेयर जो था उसके फादर के हाउस में, हट्स में, फील्ड में, वो सन के पास था, इनहेरिटेड बाय द सन। अब हम लोग देखेंगे सिटी ऑफ ओर के बारे में। जो ओर की स्ट्रीट्स थी वो बहुत पतली थी, जिसकी वजह से जो बैलगाड़ियाँ थी, कार्ट्स थी, वो उनके कई सारे घरों के पास तक नहीं पहुंच पाती थी। तो जो वहाँ के सैक्स थे, जो भी ग्रेन्स के सैक्स थे या फायरवुड्स थी, वो सब डंकी के बैग्स में, यानी गधे के पीठ में ले जाया करते थे। देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स, वहाँ पे कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। वहाँ पे स्ट्रीट में कोई ड्रेन नहीं था। वहाँ की जो पाइप्स थी वो क्ले पाइप्स थी, और वो इनर कोर्टयार्ड ऑफ द हाउसेस ऑफ सिटी, यानी वो कोर्टयार्ड जो होते हैं, जो बरामदा होता है किसी भी घर का, उस घर के बरामदे में थी सिटी। उनकी सिटी में वो घर के बरामदे में हुआ करती थी। और जितने भी ये फैक्टर हैं वो इंडिकेट करते थे लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग को। ठीक, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। जो सनलाइट थी वो उनके घरों में किसी विंडो के थ्रू नहीं आती थी, जो उनके मेन डोरवे होता था उससे आती थी। जो कि ये, और जो ये बात है कि हाँ विंडो से नहीं आ रही है, सिर्फ डोरवे से आ रही है, ये एक तरीके से हम लोग को ये बताती है कि हाँ, कि बहुत वो एक तरीके से सीक्रेट, या फिर वो एक, हम लोग क्या कहते हैं उसे, हाँ, आपको प्राइवेसी देते थे वो लोग। अपने अपने फैमिली के बीच में प्राइवेसी थी वहाँ पे प्राइवेसी थी लोगों के बीच में। अब वहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोग को वहाँ पे एक विलेज था, सिमेट्री, या जहाँ पे कई सारे ग्रेव्स मिली गई थी, रॉयल पीपल्स की भी और कॉमन पीपल्स की भी। जो रॉयल पीपल थी उनके ग्रेव्स के साथ हम लोग को ब्रेड और उनके ब्रेड मिलती थी, और क्या कहते हैं, जैसे कि ज्वेलरीज मिलती थी, और उनके आफ्टर डेथ के लिए कई सारे क्लोथ्स होते थे। ये सब चीज़ें भी मिली थी। ये सब ग्रेव्स थी। कई ग्रेव्स तो हम लोग को किसी ना किसी के घर के अंदर मिली थी। उनके जो घर है, जैसे आपका घर है, आपके फ्लोर के नीचे आपका कोई कुछ दफना के रखे हो, आपके फ्लोर के अंदर ग्रेव्स हो। ग्रेव्स यानी जो मुर्दे दफन होते हैं। ड्रेन्स जो थी वो प्रॉपर नहीं थी, जैसे कि हम लोगों को क्या उनसे सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही डेवलप था। अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग टाउन इन पैस्चुरल जोन मारी। अब हम लोग मारी के बारे में पढ़ेंगे। 2000 BCE के बाद रॉयल कैपिटल ऑफ मारी जो था वो फ्लरिश होना, यानी फलना फूलना चालू किया था। फलना फूलना चालू किया था। मारी जो था वो एक तरीके से अप स्ट्रीट था हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर में। हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था। एनिमल रीडिंग वहाँ पे होती थी। एनिमल रीडिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री, यानी सीप्स और गोट्स का वहाँ पे पालन पोषण किया जाता था, मीट, वूल और मिल्क के लिए। तो वहाँ पे जो रिलेशन था, यानी पैस्चुरलिस्ट और एग्रीकल्चरल्स के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन था। हर्डर्स जो थे वो एक्सचेंज करते थे यंग एनिमल्स के चीज़ को, लेदर को, मीट को, और इन रिटर्न वो एग्रीकल्चर बाकी लोगों से ग्रेन्स, मेटल और टूल्स मिल जाता था हर्डर्स को। और हर्डर्स कौन से होते थे? पैस्चुरलिस्ट। पैस्चुरलिस्ट यानी जो चरवाहे होते हैं उनको हम लोग पैस्चुरलिस्ट या फिर हर्डर्स कहते हैं। जो जैसे कि मारी जो था वो यूफ्रेट्स सिटी के सॉरी, जो मारी था वो यूफ्रेट्स रिवर के पास सिचुएटेड था। इसकी वजह से ट्रेड जो होता था वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, इन और बाकी चीज़ों का, वो होता था टर्की, सीरिया और लेबनान के द्वारा। और वो कैसे होते थे? क्या कहते हैं, जो कैनाल्स और नेचुरल कैनाल्स थी और मैनमेड कैनाल्स जो थी, इन सब से थ्रू वो आता था, यानी बाय वाटर वे से दे यूज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। मारी जो है एक बहुत ही गुड एग्जांपल है अर्बन सेंटर का, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ट्रेड का। मतलब बहुत ही फल फूल, मतलब बहुत ही मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ ट्रेड।
तो उन्होंने जो मारी था वो 1/10 पर टैक्स भी अप्लाई करता था टोटल वैल्यू ऑफ गुड का। और कोई भी अगर बोट्स को मारी के पास से होके अगर जाना है तो उन्हें 1/10 ऑफ द तो जो गुड्स हैं उसका 1/10 उनको देना पड़ता था मारी को, तभी वो कोई भी बोट को पास करने के लिए अलाउ करते थे। जो किंगडम ऑफ मारी था वो बोट फार्मर्स और पैस्चरिस्ट कम्युनिटी के साथ था। टेरिटरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट पैस्चरिस्ट कम्युनिटी ऑक्यूपाई करते थे। इनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही अग्रेसिव रिलेशनशिप था, क्योंकि जब भी कोई जैसे कि हर्ड्समैन होता था, एक तरीके से वो आराम से एक्सचेंज तो करते थे, लेकिन जो हर्ड्समैन होते थे जब भी वो अपने गाय बकरी या फिर भेड़ बकरी गाय किसी को भी अगर पानी पिलाने जाते थे तो उनको एग्रीकल्चरल फील्ड से होते हुए जाना पड़ता था, जिसके वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स थे उनकी जो भी प्रोड्यूसर्स थी, जितना भी उनके फील्ड में उगा होता था वो सब खराब हो जाता था। हर्ड्समैन जो होते थे वो विलेज को रेड करते थे, तो इसके रिटर्न में क्या करते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो होते थे वो क्या करते थे कि हस्बैंड को अलाउ नहीं करते थे कि अपने प्राइवेट एक तरीके से मान लीजिए जो भी उनके एग्रीकल्चर फील्ड के बगल में जो भी वेल होगा, जो भी उनकी रिवर्स होगी, उनसे वो पानी पीने या पानी लेने के लिए अलाउ नहीं करते थे। और सेटल्ड ग्रुप जो होते थे वो डिनाई कर देते थे पैचर्स को रिवर्स और कैनाल से पानी लेने के लिए। ये लास्ट टाइम पे हम लोग ने देखा। फिर मारी जो था वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, क्योंकि वो गुड एग्जांपल था अर्बन सेंटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी का ऑन ट्रेड। जो टेबल था, जो टैबलेट, एक टैबलेट है हम लोगों को मिला था जब एक्सकेवेशन हो रहे थे, हम लोगों को नहीं, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको मिला था कि एक टैबलेट मिला था जिसमें कॉपर एक ट्रेड के बारे में बताया गया था, जो कि हुआ था अलासिया से, जो कि आइलैंड ऑफ सिप्रस है, नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन। ये जो अलासिया था यानी आइलैंड ऑफ सिप्रस, वो कॉपर और टिन के लिए बहुत जाना जाता था, और वो मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था फ्रॉम फॉर टूल एंड वेपन। जो आयरन और कॉपर था वो आयरन बोल रहे, टिन और कॉपर जो था वो मेन मटेरियल था टूल और वेपन्स बताने के लिए। जो भी ट्रेड होता था वो किंगडम ऑफ मारी, और जो भी ट्रेड होता था वो किंगडम ऑफ मारी के बीच में होता था, और बाकी टर्की, सीरिया और लेबनान के बीच में होता था। अब जैसे कि मारित है वो मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग भले ही नहीं था, लेकिन वो प्रॉस्परस था। सिटी लाइफ इन मेसोपोटामियन कल्चर अब हम लोग देखेंगे। मेसोपोटामिया जो था वो सिटी लाइफ को वेरियस पीपल जो थे डिफरेंट कम्युनिटी कल्चर के, वो लिव करते थे मेसोपोटामिया में, और जो सिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी कई बार वॉर्स के थ्रू, और ये रिकॉल करते थे, और ये चीज़ें जो भी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और उन सिटीज़ को रिकॉल करने के लिए, उनके यादों को याद करने के लिए वो पोएट्री लिखते थे। और गिलगमेश जो थे वो रूलर ऑफ सिटी उरुक थे। अब एनमार्कर के बाद गिलगमेश आए थे, जो एक ग्रेट हीरो थे। उन्होंने हम लोग वहाँ पे एक एपिक ऑफ गिलगमेश मिली थी, जिसमें हम लोग को मिला था कि एक मिनट, जिसमें हम लोग को पता चला कि सिटी ऑफ उर्क के वो थे, और फिर वो ग्रेट हीरो थे जो कि पीपल को, यानी उनके जो जनता थी उनको बहुत आराम से, बहुत कामली वो कंट्रोल करते थे। उसमें उनके एक हीरोइक फ्रेंड का भी जिक्र हुआ है, जिसका नाम इसमें हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जिसमें उसमें क्या हुआ कि एनमार्कर के एक बहुत ही करीबी और बहुत ही पास के, यानी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, जो मर जाते हैं। उनके मरने के बाद एनमार्कर जो है कई जगहों पे जाते हैं सीक्रेट ऑफ इनमॉर्टैलिटी को ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कहीं मिलता नहीं है।
सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी का मतलब यहाँ पे है यानी अमरता के लिए, यानी अमृत ढूंढने गए थे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। वो अमृत ढूंढने गए थे, अलग अलग ओशियंस को वो पार के अलग अलग जगह पे गए। फिर उन्होंने, जब वो हार गए तो वापस आए वो सिटी में। तो फिर अपनी जब सिटी में वो वापस आए उरुक में, तो वो अब एडमायर करने लगे अपने फाउंडेशन ऑफ द सिटी को। वो कैसे सिटी बिल्ड है उसको एडमायर करते थे कि हाँ ये दीवार बहुत अच्छी बनी है, यहाँ पे इतनी अच्छी कारीगरी हुई है, यहाँ पे बहुत अच्छी कार्विंग हुई है, ये सब ये बहुत एडमायर करते थे। अब हम लोग देखेंगे मल्टी कल्चरलिज्म इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी वो सोसाइटी और कल्चर जो था वो ओपन था हर टाइप के पीपल्स के लिए, डिफरेंट पीपल के लिए और उनके कल्चर्स के लिए। अब फ्यू ऑल्सो गेन पावर टू इस्टेब्लिश देयर ओन रूल, अकेडियन, सीरियन एंड एमोराइट, आर्मेनियन। ये जो अकेडियन, असीरियन, एमोराइट और आर्मेनियन थे, इन्होंने मारी में एक तरीके से पावर लाने के लिए, मेसोपोटामिया में पावर लाने के लिए, बहुत पावर गेन करने के लिए, पावर बहुत सारी वॉर्स लड़े। वहाँ पे किंग ऑफ मारी एक बार एमोराइट्स भी बने थे, जो कि रिस्पेक्ट करते थे नॉट ओनली गॉड्स ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के गॉड्स को ही नहीं, लेकिन वो रेस करते थे टेम्पल को एट मारी, मारी के जो टेम्पल थे। और वहाँ के गॉड जो माने जाते थे वो दगन थे, गॉड ऑफ स्टीपी, यानी ग्रासलैंड के गॉड कौन थे? दगन। और ये अलाउ करते थे हर्डर्स को वेरियस, ये जो एमोराइट्स थे वो अलाउ करते थे वेरियस टाइप्स के हर्डर्स को आने के लिए एक उनके किंगडम में, लेकिन वो बहुत विजिलेंट रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, वो हर एक रूल उनको फॉलो करना पड़ता था। अच्छा, लिटरेसी में हंड्रेड्स ऑफ साइंस और मेसोपोटामिया थे वो, सॉरी, यूज ऑफ राइटिंग में अब आता है। राइटिंग वॉज यूज फॉर, was not only used for storing the information, it was also used for sending the message from distant places। यानी राइटिंग को सिर्फ हम लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर अपने मैसेजेस को शेयर करने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो डिस्टेंस प्लेसेस पे भी मैसेजेस को शेयर कर सेंड करने के लिए भी यूज़ होता था। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के, राइटिंग जो होता था एक साइन ऑफ सुपरियोरिटी के ऊपर होता था। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लेगेसी ऑफ राइटिंग पे। लेगेसी ऑफ राइटिंग वो जो था वन ऑफ जो सबसे बहुत बड़ी लेगेसी है मेसोपोटामिया की राइटिंग की, वो ये है कि उनको वो एस्टिमेट कर लिए थे टाइम्स और मैथमेटिक्स को। टैबलेट्स जो थे अराउंड 1800 BC में कुछ टैबलेट्स मिले थे जिसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स और टेबल्स इस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के टेबल्स मिले थे और ये डिवाइडेड थे। और जो मेसोपोटामियंस थे उन्होंने डिवाइड किया था 12 मंथ को अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। उन्होंने 12 महीनों में बांटा था रेवोल्यूशन ऑफ मून को अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। ठीक, उसके बाद जो उन्होंने ये किया था वो 12 मंथ में किया था, और जो अर्थ था उन्होंने डिवाइड किया था उसी के जो रोटेशन और रेवोल्यूशन की हेल्प से उन्होंने 4 वीक्स से किया था। 4 वीक्स में 24 आवर्स में 60 मिनट्स में 60 मिनट्स में सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स को इन सब में डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू ईयर और मंथ एंड डेज में। सोलर और लूनर इक्लिप्स को भी इन्होंने किया था। पोजीशन ऑफ स्टार और कॉन्स्टिलेशन जो था वो अलाउ ऑल्सो ऑब्जर्व हुआ था। पोजीशन ऑफ स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन, पोजीशन ऑफ स्टार और कॉन्स्टिलेशन जो होता था, मतलब स्टार की पोजीशन क्या है, ये सब भी वहाँ पे होता था, ये सब रिकॉर्ड हुआ था। अब आपको जो नोट्स चाहिए वो आपको हमारे लिंक से मिल जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।